राजू, मेरी और सोफिया के बारे में है, जिसमें वे जंगल में हिरन का शिकार करने गए हैं। राजू का दिल साफ है, इसलिए वो जानवरों को मारने से हिचकिचाता है। तभी उसे एक पेड़ के पीछे एक सुंदर परीलोक की राजकुमारी दिखाई देती है। उसका सारा ध्यान उस लड़की पर चला जाता है, जिससे वो अपने ही धनुष में फंसकर जमीन पर गिर जाता है। धनुष से हुई आवाज से हिरन और वो लड़की दोनों भाग जाते हैं। हिरन के भाग जाने पर राजू का बड़ा भाई गुस्सा होता है और उसे कहता है कि वो किसी काम का नहीं है और वो घर जाकर सबको बताएगा कि राजू की वजह से शिकार हाथ से निकल गया। मेरी राजू को समझाती है कि उसका भाई एक दिन सीख जाएगा। मेरी अपने भाई से कहती है कि वो कब तक राजू का ढाल बनकर रहेगी। राजू घर पर उस लड़की का चित्र बनाता है जिसे उसने जंगल में देखा था। जब वो चित्र को अपनी पेटी में रखने लगता है तो उसे एक पुरानी किताब मिलती है। जब वो किताब को खोलता है तो उसे उसमें परीलोक की जानकारी मिलती है। जैसे ही वो किताब पढ़ रहा होता है, उसमें से एक जादुई रोशनी निकलकर उसके शरीर में घुस जाती है, जिससे उसका सिर दुखने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। उसकी कलाई पर एक जादुई निशान बन जाता है। थोड़ी देर बाद मेरी आकर राजू से पूछती है कि वो क्या कर रहा था। राजू उसे बताता है कि उसे ये रहस्यमयी किताब घर में मिली है और इसमें परीलोक की जादुई जानकारी है। मेरी किताब देखकर कहती है कि ये सब बकवास है और इसे बाहर फेंक देती है। लेकिन उनका बड़ा भाई उस किताब को उठा लेता है और उसमें एक राजा का चित्र देखता है। वो सोचता है कि इस किताब में उनके पिता के काम की भी जानकारी हो सकती है, इसलिए वो उसे अपने पिता को दिखाने की सोचता है। अगले दृश्य में उनके पिता को दिखाया जाता है, जो एक आदमी को हंटर से मार रहे होते हैं और उसे अपने गांव में दोबारा न आने की चेतावनी देते हैं। तभी राजू का भाई आता है और अपने पिता को वो किताब दिखाता है जिसमें परियों और परीलोकों की जानकारी होती है। राजू का पिता बहुत ही लालची और निर्दयी होता है। वो राजू से पूछता है कि उसे ये किताब कहाँ मिली। राजू कहता है कि उसे ये अपने संदूक में मिली है और उसे लगता है कि इस किताब के जरिए वो अपनी लापता माँ को जंगल से ढूंढ सकता है। राजू का पिता कहता है कि अगर उसकी माँ जिंदा होती तो अब तक वापस आ जाती, शायद उसे जंगली जानवर खा गए होंगे। तभी राजू किताब में से पढ़कर अपने पिता को बताता है कि परीलोक के सभी प्राणी चांदी, तुलसी, पौधे और नमक से दूर भागते हैं, क्योंकि ये सब उनके शरीर को छूते ही उनका शरीर सोने में बदल जाता है। ये सुनकर उसका लालची पिता बहुत खुश होता है और कहता है कि वे इन रहस्यमयी और जादुई प्राणियों को मारकर सोना बनाएंगे। दूसरे दृश्य में राजू की बहन सोफिया को एक परी को देखते हुए दिखाया जाता है। वो अपने दोनों भाइयों को लेकर एक जगह छिपकर उस परी पर नजर रखती है। तभी राजू उस किताब को खोलकर पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि वो लड़की परी लोक के राजा की सबसे लोकप्रिय बेटी है। तभी राजू की बहन एक लहसुन की माला फेंकती है, जिसे देखकर राजकुमारी उसे उठा लेती है। लहसुन की गंध सूंघने के बाद उसका सिर चकराने लगता है और तभी तीनों भाई बहन उसके पास आ जाते हैं। जब परी उन्हें देखती है तो वो भागने लगती है। तीनों उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। तभी राजू का भाई एक फंदा बनाकर उसके पैरों पर फेंकता है, जिससे वो राजकुमारी गिर जाती है। वो खुद को बचाने के लिए एक सांप में बदलकर भागने लगती है, लेकिन सोफिया उसे तुरंत पकड़ लेती है, जिससे वो फिर से इंसान के रूप में आ जाती है। तीनों उसे पकड़कर अपने घर ले आते हैं। वो मासूम राजकुमारी उन सब से कहती है कि उसने आज तक किसी का नुकसान नहीं किया है, इसलिए उसे छोड़ दे। राजू का पिता राजकुमारी से कहता है कि अब वो उन लोगों से अपनी मरी हुई पत्नी का बदला लेगा। तब राजकुमारी कहती है कि उनके लोग कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और उन्हें उसकी पत्नी के बारे में नहीं पता। उस दुष्ट राजू के पिता को उस राजकुमारी के गिड़गिड़ाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो अपने बेटे से चांदी से बनी हुई माला उस राजकुमारी के गले में डालने के लिए कहता है। राजू का दिल साफ होता है, इसलिए वो राजकुमारी के गले में माला नहीं डालना चाहता था, लेकिन अपने पिता के दबाव में वो माला लड़की के गले में डाल देता है। जैसे ही वो माला डालता है, राजकुमारी वहीं पर तड़पकर अपना दम तोड़ देती है। राजू का लालची पिता जल्दी से उस सोने को एक थैली में भर लेता है और अपनी बेटी सोफिया से कहता है कि कुछ दिनों बाद वे दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। इधर जब राजू लकड़ियां काट रहा होता है तो वो बहुत दुखी होता है। उसके दिमाग में सिर्फ उस लड़की का रोता हुआ चेहरा दिखाई देता है। इसके अलावा उसके हाथ पर बने निशान से भी उसे काफी दर्द हो रहा था, इसलिए वो एक तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक कहती है कि उसके हाथ पर बना निशान किसी विशेष परलौकिक दुनिया का लगता है। वो कहती है कि उसके पास इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उसके शरीर के लक्षण बता रहे हैं कि उसके पास जीने के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और वो बहुत जल्दी इस दुनिया से चला जाएगा। तांत्रिक के पास इसका कोई इलाज नहीं है, पर वो उसे एक औषधि देती है जिससे उसका दर्द कम हो जाएगा। राजू वो औषधि तुरंत पी लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि राजू के दोनों भाई बहन अपने पिता के आदेश पर उन परीलोक के प्राणियों को मारते जाते हैं और उनके शरीर से बने सोने के पाउडर को थैली में भरते जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि राजू घर के बाहर बैठकर एक चित्र बना रहा होता है कि तभी उसका बड़ा भाई आकर उसकी किताब छीन लेता है। तभी उन्हें हवा में उड़ता हुआ एक ड्रैगन दिखाई देता है।
राजू का भाई तुरंत किताब खोलकर उसके पन्ने देखने लगता है तो उसे एक पन्ने पर ड्रैगन का चित्र दिखता है, जिस पर राजू कहता है कि ये ड्रैगन उसी परलौकिक दुनिया का लगता है। आश्चर्य की बात तो ये थी कि जब उसका भाई पन्ना फाड़ता है तो ड्रैगन का शरीर गलकर तुरंत सोने के पाउडर में बदल जाता है। इसी बीच राजू के पिताजी भी वहां आ जाते हैं। तो फिर राजू का भाई उनसे कहता है कि पिताजी, इस किताब से हमें एक नई बात पता चली है कि अगर हम इस किताब के सारे पन्ने फाड़ देते हैं तो सभी परीलोक के सारे रहस्यमय प्राणियों का खात्मा हो जाएगा, जैसे कि ये ड्रैगन अभी नष्ट हो गया। उसकी बात सुनकर उसके पिताजी कहते हैं कि अगर हम सारे रहस्यमय प्राणियों को मार देंगे तो हमें फिर सोना कैसे मिलेगा। हम उन प्राणियों को पकड़कर अपने सामने ऐसी जगह मारेंगे जहां पर उनके मरे हुए शरीर को सोने से बने पाउडर को हम इकट्ठा कर सके। तभी राजू का भाई छिपकर देख रहा होता है। ऐसा लगता है कि वो कोई बहुत बड़ा रहस्य जानता है। फिर हम देखते हैं कि राजू की बहन एक और रहस्यमयी परीलोक की राजकुमारी को पकड़कर लाती है और ये वही लड़की होती है जिसे एक बार राजू ने जंगल में पेड़ के पीछे छिपकर देखा था। सोफिया अपने पिताजी से कहती है कि ये लड़की हमारे घर पर नजर रख रही थी। तभी उस लड़की का बड़ा भाई अपने पिताजी से कहता है कि इस लड़की को भी वैसे ही मारकर सोने का पाउडर बना लो, लेकिन राजू ये सब नहीं चाहता था, इसलिए वो अपने पिताजी से उस लड़की को छोड़ने के लिए कहने लगता है। तभी उसके पिता उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुम दुश्मनों का पक्ष ले रहे हो, जाओ अपना काम करो। फिर रात होती है और राजू मशाल लेकर उस लड़की के पास चला जाता है जहाँ वो लड़की कमरे में बंधी हुई थी। तभी राजू उस लड़की से कहता है कि तुम कौन हो और मेरे घर पर क्यों नजर रखे हुई थी। लड़की कहती है कि मेरा नाम सनाया है और मैं परीलोक के राजा की इकलौती पुत्री हूँ और मेरी नजर तुम्हारे घर पर नहीं बल्कि तुम्हारे ऊपर थी, क्योंकि तुम्हारे हाथों में कोई अजीब तरह का जादू मुझे महसूस होता था। राजू उसकी बात सुनकर अपनी कलाई का बना हुआ निशान इस लड़की को दिखाता है तो राजकुमारी लड़की कहती है कि ये हमारी दुनिया का जादू है और ये जादू अगर किसी इंसान को दे दिया जाए तो वह इंसान 10 से 15 दिन में मौत को प्यारा हो जाता है। तभी राजू उस लड़की से कहता है कि मेरे 13 दिन तो बीत चुके हैं, इसका मतलब क्या मेरे पास सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। तो जिस पर लड़की कहती है कि हाँ, हो सकता है तुम्हारे पास अब 2 ही दिन बचे हैं और इसीलिए तुम जिंदा हो कि तुम्हारे पास हमारी दुनिया की सबसे कीमती जादुई किताब है, लेकिन ये किताब तुम्हें कहाँ मिली। जिस पर राजू कहता है कि पता नहीं, ये किताब अचानक से मेरे घर में मुझे मिली। फिर तभी वो लड़की राजू से कहती है कि अगर तुम मुझे इन बड़ी ही रस्सियों के आजाद कर दोगे तो मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो जिस पर राजू कहता है कि मैं भरोसा तुम पर क्यों करूं, क्या पता तुम मेरी मदद न करो और मैं 2 दिन बाद मर जाऊं। तो जिसका लड़की कहती है कि 2 दिन बाद तो तुम वैसे ही मरने वाले हैं। राजू उस लड़की से कहता है मैं तुम्हें आजाद तो कर दे रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी मदद कैसे करोगी। तो लड़की राजू से बताती है कि मैं तुम्हें जंगल में ले चलूंगी जहाँ पर एक रहस्यमयी वन देवी रहती है और वही वन देवी तुम्हारे हाथ पर से ये जादू हटाने में तुम्हारी मदद कर सकती है। ये बात सुनकर राजू तुरंत उनकी रस्सियों को खोल देता है और फिर उस लड़की के साथ जंगल की ओर चला जाता है। जब सुबह होती है तो राजू का भाई अपने पिता से जाकर बताता है कि राजू और वो जादुई लड़की दोनों भी घर से भाग गए हैं और साथ में वो जादुई किताब भी लेकर गए हैं। तभी गुस्से में उसका पिता कहता है कि अपनी बहन को लेकर जाओ और इन दोनों को किसी भी हाल में मेरे सामने हाजिर करो। फिर तभी वहां पर एक दूसरी दुनिया का आदमी प्रकट होता है और वो कहता है कि तुम हमारी बेटी को अपने पास कैद करके रखे हैं और हमारी कई सारी परियों को मार भी चुके हैं और अब तुम अपनी हद मत पार करो। उसकी बात सुनकर राजू का पिता कहता है कि तुमने मेरी पत्नी को मारा है, इसलिए हम तुम्हारे हर आदमी को मार देंगे। अब वो रात में याद में कुछ कहने वाला ही था कि तभी राजू की बहन उस पर वो लहसुन वाला माला फेंक देती है। शुभ विवाह जल्दी से आदमी गायब हो जाता है और जंगल में जाकर जंगलियों से अपनी बेटी को खोजने के लिए कहता है। फिर अगले सीन में दूर जंगल में चलते हुए राजू और परी लोग की लड़की को दिखाया जाता है। वो दोनों जा ही रहे थे कि तभी वहां पर काला आदमी आता है और पीछे से राधे के सर पर एक वार कर देता है, जिससे कि राजू चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है। फिर तभी वो लड़की उस आदमी से कहती है कि इन्हें मत मारो, ये मेरे साथ में है। तो कभी राजू होता है कि ये कौन है और मेरे सर पर क्यों मारा। लड़की शादी से बोलती है कि आप सभी लोग का पहरेदार हैं, जिस पर गुस्से में राजी करता है कि तुम सभी लोग एक जैसे हो। तो लड़की राजू से कहती है कि नहीं, हम इतने भी बेरहम नहीं हैं और हम अपनी शक्ति का इस्तेमाल कभी भी बेगुनाह इंसानों पर नहीं करते हैं। फिर तभी वो लड़की उसे काले आदमी से कहती है कि यहाँ पर वनदेवी जाने का एक रास्ता हुआ करता था और वो अब नहीं दिख रहा है और वो जंगल में कुछ बदला बदला सा लग रहा है और हमें इस लड़के को जल्दी से वनदेवी के पास लेकर जाना है। फिर तभी गुस्से में वो चौकीदार कहता है कि जब उसके परिवार वालों ने हमारे सभी लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया था तो हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए एक माया की अदृश्य दीवार बना दी थी ताकि बेरहम इंसान वनदेवी तक कभी न पहुंच सके। और तुम आज इस इंसान को वहां तक खुद लेकर क्यों जा रही हो। ये और इसका पूरा परिवार हमारे लोगों के हत्यारे हैं। जिस पर वो राजकुमारी लड़की कहती है कि इसके परिवार में सब एक जैसे नहीं है और इसकी मदद करनी है या नहीं, इसका फैसला तो वनदेवी करेगी, इसलिए तो मुझे जल्दी से रास्ता दिखा दो।
फिर बार बार राजकुमारी के कहने पर उसका हर बार इस मंत्र पढ़कर मुंह से फूंकता है और वहां पर से माया की अदृश्य दीवार हट जाती है और वहां पर हरा भरा एक नया जंगल दिखने लगता है। फिर तभी वो राजकुमार लड़की